स्टूडेंट, वेलकम टू स्काईलाइट। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। चलिए, आज जैसे जो हमारी सीरीज चल रही है सोशल की, ठीक है, उसमें से हमने हिस्ट्री का पहला चैप्टर एक पहला पार्ट कर दिया है, ये दूसरा पार्ट है। आज हम यहाँ से देखेंगे क्या कि ये अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, ये अरिस्टोक्रेसी द एंड न्यू मिडिल क्लास, ये अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बीच में थोड़ी सी बातें चर्चा में उनको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले सिर्फ वो जो यूरोप में दो तरीके की जो कैटेगरी है, जो लोग हैं वो रहा करते थे। एक एरिस्टोक्रेट्स, दूसरे रहा करते थे ये टीसे, यानी कि किसान। चलिए, ठीक है। और ये जो अरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, वेल्दी पीपल ऑफ सोसाइटी, ये जो सोसाइटी के सबसे अमीर लोग हुआ करते थे, ठीक है। और ऑन स्टेट एंड टाउन हाउस कंट्री साइड, और इनके पूरे कंट्री साइड यानी कि पूरे कंट्री में वो जगह हुआ करती थी, यानी खेत हुआ करते थे, बड़े बड़े प्लॉट हुआ करते थे, ठीक है। यानी इनका खेत तो जो भी जमीन इनके पास तो हुआ करती थी। सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, ये सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल है, क्यों? क्योंकि इसके पास मनी, पैसा, ठीक है, इनके पास पैसा, इस वजह से ये क्या है, पॉलिटिकली पावरफुल है और सोशली भी। फैमिलीज आर कनेक्टेड विद द मैरिज टाइप, और इनकी जो फैमिलीज हुआ करती है वो क्या करती थी, वो मैरिज, यानी कि वो शादी करके एक एरिस्टोक्रेट दूसरे एरिस्टोक्रेट से जब संबंध बना करके जो एक स्थापित किया करते, मतलब कि अगर एरिस्टोक्रेट्स है ना तो वो एरिस्टोक्रेट्स के साथ ही संबंध बनाए, ठीक है। इस तरीके से इनका जो एरिस्टोक्रेट्स थी वो चलता था, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये फ्रेंच बोला करते थे, यूनाइटेड बाय कॉमन लाइफ, और इनकी जो लाइफ थी वो कॉमन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाँ, ठीक है। ये अब दूसरा तरफ है ये किसान, ठीक है। अब ये पुअर है और ये सोसाइटी के पुअर लोग, ये कि गरीब लोग। They did not have much land and some were landless, ये इनमें से कुछ हैं जिनके पास ज्यादा जमीनें तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी जिनके पास जमीन भी नहीं है, ठीक है। कुछ है लैंडलेस, यानी कि जमीन उनके पास ही नहीं। दे आर माइनॉरिटी के, और वो जो अरिस्टोक्रेट्स हैं वो माइनॉरिटी में हैं, उनके पास जमीनें ज्यादा हैं, खेत खलिहान ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उनकी जो संख्या है कम है। यहाँ इनके पास ये पुअर लोग हैं, ठीक है, ये गरीब है, और इनके पास लैंड भी नहीं है, किसी के पास थोड़ी बहुत है, और ये क्या है, मेजॉरिटी, ठीक है। दे आर नॉट पावरफुल, और ये पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास लैक ऑफ मनी, ठीक है, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ, इनके पास पैसे की तंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रेंच यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सिर्फ दो ही समुदाय के लोग रहा करते थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो तीसरी तरह की जाति आती है सामने, जिसका नाम होता है मिडिल क्लास, ठीक है। ये है मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास क्या है, ना तो ये ज्यादा गरीब है, ना तो ज्यादा अमीर है, ठीक है। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्या है, एजुकेटेड, ये सब लोग एजुकेटेड है। इनमें आती है कोई बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज एंड अदर प्रोफेशनल्स के लोग आते हैं, ठीक है। इतनी बातें की, यानी कि ये जो आती है मिडिल क्लास, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय उभरती है, उससे पहले नहीं हुई होती, ठीक है। अब जब ये आती है तो व्यापार करती है, तो कुछ चीजों की दिक्कत आती है। अब उन्हीं दिक्कत को आगे ये बढ़ाएगा, इसमें आगे बताएगा, ठीक है। देखो, ये है ना, चलिए 1 मिनट, हाँ,
ठीक है। अच्छा, अब ये जो वहाँ के लोगों से तंग होकर, वहाँ के जो ऑटोक्रेट्स है उनसे परेशान होकर, ये इनके जो कुछ विचार हैं, कुछ क्या चाहती हैं वो बताते हैं। वो कहती है कि जो ये ऑटोक्रेसी रूल है इसको खत्म कर। वो कहते हैं व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये जो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? जब कभी भी कोई समुदाय के लोग अपने किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के लिए, ठीक है, जैसे हमने पहले ये जानना हमको होगा कि ये लोग रहते कैसे थे। यानी कि ये जो मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे और जो किसान लोग हुआ करते थे, इनका कोई फिक्स समुदाय नहीं हुआ करता था। आज किसी और राजा के लोग हो जाएंगे, कोई दूसरा जीत के ले जाएगा तो उनके बन जाएंगे, तो इनका कोई फिक्स नहीं है। तब इनके सामने आता है कि हम इधर उधर भटकते रहेंगे क्या? क्यों ना हो कि हम एक राष्ट्र का निर्माण करें। ठीक है, उस राष्ट्र का निर्माण के लिए ये क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं। ठीक, जो मिडिल क्लास के लोग भी उनसे परेशान होते हैं तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल। वो चाहते हैं कि जो ऑटोक्रेसी रूल है वो खत्म हो जाए और गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट, कोई एक ऐसी सरकार बने, ठीक है, जो कि लोगों की सहमति से, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और हर लोग फ्रीडम उनको वो चाहते हैं, और इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि वो कहते हैं कि ना उस वैसा हमको कानून चाहिए जिसमें ये सब चीजें होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन द क्लेरिकल प्रिविलेजेस। क्लेरिकल प्रिविलेजेस क्या होते हैं? जैसे उस समय के जो पादरी वर्ग हुआ करते थे, जो चर्च में रहा करते थे, कुलीन वर्ग, जो मतलब राजा उनके लोग थे, तो उनको प्रिविलेजेस, एक अधिकार मिला हुआ, विशेष अधिकार मिला हुआ था। तो वो कहते हैं कि वो सब एंड होना चाहिए। कौन कह रहे हैं? ये जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, इनकी मांगे हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसका रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसको हर रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के द्वारा चुना गया वो रिप्रेजेंटेटिव उस संविधान के तहत रहकर काम करे। ठीक है, ये किनकी बातें कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि इनकी कुछ मांगे थी उस टाइम पे, वो ये चाहते थे। ठीक है, फिर ये अब ये कहते थे कि इन, और उनको जो व्यापार करते थे, कहां से एक हम्सबर्ग था, हम्सबर्ग और न्यूरेमबर्ग। ठीक है, हम्सबर्ग एंड न्यूरेमबर्ग, यहां से यहां तक ना 11 जगहों पे इनको टैक्स देना पड़ता है। फ्रांस में ही, ये फ्रांस के ही 2 जगहों से, यानी कि ये ह्यूम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाने की तो 11 जगहों पे, कितने जगहों पे? 11 जगहों पे इनको टैक्स देना होता था। ठीक है, और हर मतलब एक बाउंड्री पे इनको 5% टैक्स देना होता था। इस वजह से ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो इंडस्ट्रीज थे, वो व्यापार करते थे, तो लेकिन इन सब चीजों को पैसा जब उनको फायदा ही नहीं मिलता था, वो इस वजह से वो परेशान थे कि ये सब खत्म होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। 2 टाइप करेंसी रेगुलेटेड इंस्टीड ऑफ 30 करेंसी। उस समय यूरोप में, पूरे यूरोप में 30 टाइप, यानी 30 तरह की करेंसी चलती थी। ठीक है, 30 तरह की करेंसी चलती थी, और ये चाहते फिर उसको रेगुलेट, अब उसको ना 2 कर दिया गया। अब उसको उसके जगह पे सिर्फ 2 तरीके की कर दी गई। ठीक है, प्रोमोटेड टू द नेटवर्क ऑफ रेलवे, और ये जो होते हैं मिडिल क्लास लोग, ये प्रमोट करते हैं रेलवे के नेटवर्क को एक्सपेंशन, यानी कि वो चाहते हैं कि रेलवे का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा तक चले। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें किसी को बर्दाश्त नहीं होती,
ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कहते हैं रूढ़िवादी लोग, वो जो वही पुराना सब ढंग चाहते हैं कि जैसा भी हो वही सब पुरानी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो उस समय होता क्या है कि जब वहां एक वाटरलू का होता है, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। ये बैटल ऑफ वाटरलू में क्या होता है कि 4 देश, कौन से, ब्रिटेन, ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, और रशिया और प्रशिया, क्योंकि हम जानते हैं कि किसने, नेपोलियन ने कुछ चीजें, कुछ अच्छे उनको अधिकार दिए थे, राइट टू, मतलब जो अभी कुछ राइट्स थे इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि उनको दिया था। तो बहुत चीजें कुछ दी थी जो इन लोगों को नहीं अच्छी लगती थी, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है यूरोप में वो ना, इस वजह से ये क्या करते हैं, ये चारों देश मिलकर के उसके नेपोलियन के अगेंस्ट वार छेड़ देते हैं, युद्ध छेड़ देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो नेपोलियन होता है वो हार जाता है, ठीक है, नेपोलियन जो होता है वो हार जाता है, ठीक है। जब हार जाता है तो क्या होता है, यही जो कंजर्वेटिव, यानी कि जिनको ये सब बदलाव पसंद नहीं होता है, उनको ही बोला जाता है कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इन्होंने किया, जब वो हार गया तो क्या किया कि इन सब लोगों ने फिर से वही चीजें स्टैब्लिश कर दी, जैसे उन्होंने मोनार्की को रिस्टोर कर दिया, यानी कि राजशाही राजतंत्र को रिस्टोर किया। सोशल हायरार्की रिस्टोर कर दी। सोशल हायरार्की का मतलब क्या होता है कि यानी कि लोगों में जो लोगों के जो उनके काम काज के ऊपर उन लोगों को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जो पहले लोग मतलब छोटे मध्यम वर्ग फिर कैसे सब ना, तो फिर वैसा ही कर दिया गया, ठीक है। जैसे लोगों की जो वर्ग था फिर वैसा ही उनको बना दिया गया, ठीक है। ऑटोक्रेटिक रूल रीइस्टैब्लिश, और फिर से जो तानाशाही रूल हुआ वो फिर से इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। एडॉप्टेड द सेंसरशिप, और ये चीजें अडॉप्ट की गई कि सेंसरशिप लगाया गया कि कोई भी राजा की, इनकी इस कंजर्वेटिव जो है इनके विरुद्ध कोई भी, ना तो आप कोई न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं, ना कुछ लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी बोल नहीं सकते, ठीक है। ये होता सेंसरशिप, किसी चीज में प्रतिबंध लगाना, सेंसरशिप लगाना, लिखने में, ठीक है, किसी के विरुद्ध कुछ बोलने में जब रिस्ट्रिक्शन लग जाता है उसे बोलते हैं सेंसरशिप, यानी कि उस समय ये सब हुआ। तो अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब यही चारों देश मिलकर के एक संधि करते हैं। कैसी संधि? उस संधि का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वियना। इसी साल क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू होता है, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन को हरा दिया जाता है, और ये सब चीजें फिर से जो पहले हुआ करती थी, जो चीजें पहले चलती थी वही चीजें फिर से रिस्टोर की जाती, ठीक है। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना, इस संधि में क्या क्या चीजें निर्णय लिए गए, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड इन फ्रांस में क्या हुआ कि बर्बन डायनेस्टी जो लुई 16 थे वो बर्बन डायनेस्टी के ही एक रिप्रेजेंटेटिव, बर्बन डायनेस्टी के ही एक राजा था, ठीक है। तो उस राजा वहां की जो बर्बन डायनेस्टी थी फिर से उसको रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। सीरीज ऑफ स्टेट विच सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, यानी कि जो फ्रांस के चारों तरफ ना एक बाउंड्री लगा दी गई और कहा गया कि जिससे
जिससे ये फ्रांस है ना कभी भी एक्सपैंड अपने एरिया को एक्सपैंड ना कर सके। ठीक है, और क्या हुआ और आगे देखते हैं। और हुआ क्या कि जो प्रशिया था, प्रशिया को क्या किया गया, कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फ्रंटियर की कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई। ठीक है, ऑस्ट्रिया को इटली पर, नॉर्थ इटली पर उसका कंट्रोल हो गया। रशिया को क्या मिला, पोलैंड मिला। ठीक है, लेकिन सब कुछ तो ये सब बदल दिए, लेकिन ये जो उस नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 स्टेट, ठीक है, फेडरेशन ऑफ 39, उसको ऐसा का वैसा ही रखा गया। ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा चेंज वो कंजर्वेटिव लोग नहीं किए जिसको नेपोलियन ने स्थापित किया था। तो किसको ने ये फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट को एज इट इज वैसा ही रखा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब ये सब चीजें होती हैं तो जो लोग होते हैं कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो कुछ उनके विरुद्ध चले जाते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए सब चीज वैसा ही पुराना जैसा हो जाएगा तो कुछ लोग हैं इसका विरोध करते हैं, तभी नाम आता है रिवोल्यूशन का, रिवोल्यूशनरीज का। यानी कि एक वो लोग आते हैं इस क्षेत्र में, इस जगह पे, ठीक है, वो लोग आते हैं जिन्हें नहीं ये सब नहीं अच्छा लगता, इन सब के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, तो उस समय कुछ सब ये सब चीजें लगा दी गई, तो कुछ चीजें लोग सब अंडरग्राउंड हो गए, यानी कि कोई अब कुछ सब ये सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस सिचुएशन में भी अंदर ना अंदर कुछ प्लान किए जा रहे थे। ठीक है, ये प्लान किए जा रहे थे कि जो इंटायर यूरोप को एक तानाशाही, जो राजशाही से उसे मुक्त कराया। ठीक है, तो उसमें से कुछ एक फेमस रिवोल्यूशनरीज हैं जिनका नाम है विंसेंट मेज़िनी। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा, आते हैं विंसेंट मेज़िनी। ठीक है, ये यहाँ पे कर देना, ये गलत है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसका नाम तो हम नहीं देख, नाम याद करेंगे तो बड़ा होगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखो, जी यूज, ठीक है, फोन की फोन और ये पे। ठीक है, विंसेंट मेज़िनी। ठीक है, इस तरीके से याद रखो कि याद हो जाए, नहीं तो बड़ी हालत खराब होती है, इनका नाम भी थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, ये कहाँ पे बॉर्न हुए, ये जियोना। ठीक है, जियोना इन 1907 में इनका जन्म हुआ, और ये इटालियन यानी इटली के क्रांतिकारी थे। द नंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द, ये क्या थे, मेंबर था, सॉरी यहाँ पे मेंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेंबर। ये मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। ये कार्बोनरी जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, वहां पे किसी, अब ये हुआ कि ये सब चीजें सेंसर लगा दी गई, कोई आवाज नहीं उठा सकता, तो यही है कि सब कुछ सीक्रेट होने लगा था। तो ये सीक्रेट सोसाइटी एक बनाए थे जिसका नाम था कार्बोनरी। ठीक है, और दो और बनाते हैं। ठीक है, उसको सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं, सीक्रेट होता है, यहाँ स्केर्ड है वो गलत है, सीक्रेट सोसाइटी में। ठीक है, तो और उनका दो और, उनका नाम था यंग इटली इन मार्शलाइस एंड यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, यानी कि ये दो और क्या है, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी के बनाई थी, उनके फाउंडर थे। ठीक है, ये बिलीव करते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वो चाहते थे कि हम ये यूनिफिकेशन, जो इटली कई राज्यों में बटा था, जो आज का इटली है उस समय पे कई देशों से मिलकर बना हुआ करता था। जो ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ये इटली कुछ ऐसा है जो भी है, तो इसका पार्ट कुछ और किसी और देश के पास है, ये इतना है तो इतना है। इटली ना, जो इटालियन, इस क्षेत्र में इटालियन लोग रहते थे, तो इसमें से कुछ एरिया किसी और के द्वारा हुआ करता था, इतना किसी और के द्वारा। तो जब उस क्षेत्र के लोग ना
वो चाहते थे कि जो इटली बोलने इटालियन बोलने वाले इटालियन जो कल्चर वाले हैं वो एक नेशन का निर्माण करें, ठीक है। तो वो यूनिफिकेशन यानी कि वो चाहते थे कि जहां जहां पर इटली के लोग रहते हैं उस पूरे लोगों की जगह को ना एक राष्ट्र बना दिया जाए, ठीक है। वो चाहते थे कि हम इटली का एक जो इटालियन जो बोलते हैं उनका एक राज्य बनाएंगे, ठीक है। अब इटली से जो बात थी अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब आता है अब जब रिवोल्यूशनरीज होंगे तो अब इतने जो सीक्रेट मेंबर होते थे, सीक्रेट इसी तरीके की बहुत सी सीक्रेट सोसाइटी थी जो इस बारे में काम करती थी, ठीक है। वो इस सब राज को जड़ से उखाड़ देना चाहते, तो इस तरीके से तो वो चल रहे थे। तो ये तो हो ही जाएगा कि जब ज्यादा रिवोल्यूशन करने वाले लोग हर जगहों पे मिलने लगेंगे तो क्या आएगा, एक समय आएगा जब रिवोल्यूशन होगा। उसी को कहते हैं द एज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि इस एज तक, इस टाइम पीरियड तक रिवोल्यूशन हुआ था। कहाँ पे? यूरोप में। यहाँ से यहाँ कितने साल का? 18 साल, ठीक है। 18 साल तक वहां पे रिवोल्यूशन चला, ठीक है। टू रिवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इस पीरियड में दो रिवोल्यूशन सबसे मेन है, ठीक है। पहला है जुलाई रिवोल्यूशन, ठीक है। जुलाई रिवोल्यूशन क्या है? अब जुलाई रिवोल्यूशन में दो रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन इन फ्रांस होता है, दूसरा है रेवोल्यूशन इन बेल्जियम, ठीक है। अब ये फ्रांस में क्या होता है कि जो बर्बन किंग होते हैं उनको क्या किया जाता है, वेयर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज, यानी कि जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज होते हैं वो उसको बर्बन किंग को हटा देते हैं, ठीक है, भगा देते जो भी है, यानी कि वो हट जाता है बर्बन किंग फ्रांस में, और इस्टेब्लिश की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। यानी वो कहते कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होगा मोनार्की भी चलेगी। इसका ये है कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा राजा बनेगा, ये एक ऐसा राजा बनेगा जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहकर लोगों के लिए काम करेगा। उसके लिए किसको चुना गया? लुइस फिलिप। ये कौन थे? ये लुइस 16 के जो कजिन थे, ठीक है। वो वाज इंस्टॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। उनको क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के जैसा उनको बैठाया गया कि आप फ्रांस में राज करेंगे, लेकिन एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक रूप से आप राज करेंगे, ठीक है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, उसको फॉलो करते हुए आप राज करेंगे, ठीक। दूसरा है रिवोल्यूशन इन बेल्जियम, ठीक। अब यहां से शुरू हुआ। अब यहां भी देखो बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम एक जगह था, क्या, यूनाइटेड नेशन ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड नेशन ऑफ नीदरलैंड का एक पार्ट हुआ करता था। वहां पे जो बेल्जियम एक पार्ट था, वहां के लोग रिवोल्यूशन करने लगे कि हमको भी अलग होना है, ठीक है। हमारे लोगों की कुछ मांगे हैं, वो कहते हैं हमें एक नेशन चाहिए, वो अलग सा नेशन चाहिए, ठीक है भाई। इनका भी अलग से नेशन दिया गया, ठीक है। हुआ क्या कि बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड, यानी कि अब इसको भी, ये भी एक राष्ट्र बन गया अलग सा, किससे टूट करके? यूनाइटेड नीदरलैंड से टूट करके बेल्जियम एक राज्य बन गया, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आ गई। देख रहे हैं कि क्या से क्या हो रहा है यहाँ से, कि हमने देखा कि जो ये सब लिबरल लोग हैं जो ये चीजें सब कर रहे थे। जुलाई रेवोल्यूशन हो गया। अच्छा, अब आता है ग्रीक रेवोल्यूशन, ठीक है। ये ग्रीक रेवोल्यूशन है, ठीक है। ग्रीक रेवोल्यूशन इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा? ग्रीक रेवोल्यूशन, जो ग्रीक है ना, वो ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। हुआ क्या कि इन 1921 ग्रीक
इज स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, यानी कि वो ऑटोमन एम्पायर से स्ट्रगल करने लगा कि हमको भी एक, हमारा भी एक देश बना, ठीक है। और ये अकेले उनसे हुआ नहीं, तो उन्होंने किसकी सहायता ली, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उन अपने से तो वो इतना बड़ा ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन एम्पायर था, उससे इस छोटे इतने भी छोटा सा है, यानी कि ऑटोमन साम्राज्य बड़ा सा, उसमें छोटे से लोग ये उसका सामना नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने हेल्प ली, किसकी हेल्प ली, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ठीक है। और हुआ क्या कि ये टेस्ट आल्सो इंक्लूडेड दिस ग्रीक रिवॉल्यूशन आर्ट पार्ट, और इसमें क्या हुआ, इसमें और कौन थे, यानी कि इस ग्रीक रिवॉल्यूशन में थे उनके कुछ आर्टिस्ट थे, ठीक है, बाई आर्ट, ठीक है, और बाई पोएट्री के लिए भी वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे। जो जिस तरीके से कर रहा है, कोई पिक्चर बना करके दिखा रहा है कि, और कोई उस मतलब रिवॉल्यूशन के लिए पोएम लिख रहा है, तो ये सब काम कर रहे थे अपना भी, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि एक ये कितना है 21 में कर रहा है, 32 में जा करके इनको एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया, ठीक है। अब देखो रिवॉल्यूशन हुआ तो शुरुआत हुई कि हमने देखा कि जो गुस्से मैजिनी थे, ये इनका कभी कभी शॉर्ट नोट्स आता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ, ये इटालियन रिवॉल्यूशन में इसने क्या क्या किया है, इसका एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, आप तो देख लीजिए, ठीक है। और इनका ये मानना था कि इटली वाले जो रीजन के थे, ये रीजन के लोग कहा जाते हैं, उस समय रीजन हुआ करता था, अब जैसे कंट्री है उस समय रीजन हुआ करता था, तो ये इटली के जितना रीजन है उसको यूनिफाई करना चाहते हैं, ठीक। अच्छा, फिर जब ऐसे सीक्रेट सोसाइटी बनेगी तो कुछ दिनों बाद होगा कि जब बहुत ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटी बनेगी तो पक्का है कि आएगा ही आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन होता है, उसमें दो रिवॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जुलाई रिवॉल्यूशन और एक होता है ग्रीक रिवॉल्यूशन। जुलाई रिवॉल्यूशन में दो रिवॉल्यूशन होते हैं, एक होता है फ्रांस में, दूसरा होता है बेल्जियम में, ठीक है। फ्रांस में क्या होता है कि वहाँ की जो बर्बर डायनेस्टी थी उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ के जो राजा थे तो लुइस फिलिप वाज इंस्टॉल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, और वहाँ पे एक मोनार्की तो स्टैब्लिश की जाती है, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, यानी कि आप राज तो करेंगे लेकिन एक लिखित ये संवैधानिक कानून के अंतर्गत आप राज्य करेंगे, ठीक है। कौन थे, लुइस फिलिप, ठीक है। फिर बेल्जियम में क्या हुआ कि वो भी बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हुआ, ठीक है। और फिर ये जब ग्रीक रिवॉल्यूशन हुआ तो ग्रीक भी ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया, यानी कि यहाँ पे जो ग्रीक बन रहे ये सब नेशन बन रहे हैं। पहले क्या था, ये ग्रीक एक रीजन हुआ करता था, अब नेशन है। नेशन की हमने डिफिनेशन लगाई थी ऊपर, है ना, कहाँ गया ये नेशन स्टेट, जब कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी की लोग एक जगहों पर किसी अपने बारे में, अपने लोगों के लिए जब किसी एक रीजन के बारे में सोचते हैं, और तब अगर मान लीजिए अगर नेशन आपको स्टैब्लिश करना है तो या तो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, या तो कॉमन कल्चर हो या तो कॉमन आइडेंटिटी, तभी एक दूसरे से लोग जुड़ पाएंगे और एक नेशन का निर्माण कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी दिन, तब तक लिए धन्यवाद, ठीक है।